मित्रों नमस्कार। मैं नीरज श्रीवास्तव, एडवोकेट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, वाराणसी, यूपी। मैं आपके बीच आईपीसी का चैप्टर 1 व 2 जो कि पेनेशन 2023 में चैप्टर 1 में ही समाहित कर दिया गया है। चैप्टर 1 व 2 आईपीसी 1860 की जो हम लोग पढ़ते रहे, उसमें कुल सेक्शन 1 से लेके 52 क तक रहा। अब बेनसर 2023 में कुल केवल 3 सेक्शन और चैप्टर 1 में ही ये पूरे 1 से 52 का जो आईपीसी में था उसी में इंक्लूड किया गया है। कुछ थोड़ा बहुत रद्दो बदल के साथ एज इट इज उतारा गया है। इसमें कुछ खास चैप्टर 1 और 2 के बारे में फैक्ट हैं, उनको हम लोग देखते हैं। आईपीसी 1860 जो कही जाती थी, उसमें पहला सेक्शन था संहिता का नाम परिवर्तन। उसमें अब दे दिया है कि दिसंबर 2023 से लागू हो गई बीएनएस 2023 कहा गया। 1860 आईपीसी रही है। तो पहला सेक्शन है संहिता का विस्तार प्रवर्तन। तो अब तो जम्मू कश्मीर की जो बात थी आईपीसी में, वो हटा दिया गया पूरे भारत में। अब बीएनएस 2023 लागू होगी। अब इसके बाद जो है दूसरा सेक्शन हम लोगों का था, भारत के भीतर किए गए अपराध। यदि पूरे भारत में, पहले ये था जम्मू कश्मीर छोड़ करके वहाँ स्पेशल अपना आईपीसी चलती थी, तो भारत के भीतर अगर कोई भी क्राइम किया जाएगा तो इस आईपीसी से गवर्न होता था। इसी आईपीसी के अनुसार उसे दंडित किया जाता था। ये सेक्शन 2 बताता है। इसमें क्या है कि बीएनएस में नंबर डाल करके सब छोटे में कर दिया है, लगभग बातें वही हैं। नंबर 3 हम लोग को आईपीसी में था कि भारत से परे किए गए किंतु उसके भीतर विधि के अनुसार विचारणीय अपराध। अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है और बाहर जा कर के कोई क्राइम करता है तो भी उसे आईपीसी से गवर्न माना जाएगा। आएगा, प्रत्यर्पण होगा, फिर उसको ट्रायल होगा। इसी तरीके से अगला सेक्शन 4 बताता था राज्य क्षेत्रातीत अपराधों का संहिता पर विस्तार। राज्य क्षेत्रातीत का मतलब है भारत से बाहर और परे किसी स्थान पर भारत के किसी नागरिक द्वारा, यानी अपने देश से बाहर किसी दूसरे कंट्री में जाकर के कोई क्राइम करता है इंडियन जो है भारत का नागरिक, तब आईपीसी लागू होगा। अब भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी पोत, जैसे कोई जलयान वगैरह रजिस्टर्ड है और वो रजिस्टर्ड इंडिया में है, अगर कोई जलपोत है, जलयान है, चाहे वह कहीं भी हो, किसी भी व्यक्ति द्वारा किए गए किसी अपराध को भी लागू होगा। अगर वो इंडिया में रजिस्टर्ड जलपोत है, वायुयान है, रजिस्ट्रीकृत है, रजिस्टर्ड है और उस पर कोई क्राइम होता है तो ये आईपीसी से उसको दंडित किया जाएगा, कोई भी नागरिक हो। इसके बाद अगर दे रहा था पहले कि भारत में स्थित कंप्यूटर संस्थान को लक्ष्य करके भारत के बाहर और परे किसी स्थान में अपराध, भारत में स्थित कोई कंप्यूटर है, इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज है, संस्थान है, उसको लक्ष्य करके भारत के बाहर से भी अगर कोई क्राइम किया जाता है तो इसी आईपीसी से उसको दंडित किया जाएगा। ये सारी चीज़ें बताता था। सेक्शन 1 से 4 तक रहा। फिर 5 में कह रहा है कि आईपीसी की हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, इसमें तो नंबर वाइज सब कुछ वही है, नंबर केवल चेंज है। कुछ विधियों पर इस अधिनियम द्वारा प्रभाव न डाला जाना। इसमें दिया हुआ है कि जहाँ सैनिक हो, नौसैनिक हो, वायु सैनिक हो द्वारा विद्रोह और अभितेजन को दंडित करने वाले किसी अधिनियम, जो कि आर्मी एक्ट है, एयरफोर्स एक्ट है, नेवी एक्ट है, उसमें पनिशमेंट का अपना व्यवस्था है, करने वाले किसी अधिनियम के उपबंधों या किसी विशेष या स्थानीय विधि के उपबंधों पर प्रभाव नहीं डालेगा। कहने का मतलब कि अगर स्पेशल एक्ट उनका बना हुआ है तो उस पर जो है आईपीसी फिर लागू नहीं होगी, इससे नहीं किया जाएगा प्रभाव। मतलब उस पर नेवी एक्ट है, आर्मी एक्ट है, एयरफोर्स एक्ट है, उसमें व्यवस्था दी गई पनिशमेंट करने की, तब इससे कोई अटैच नहीं होगा, आईपीसी से दंडित नहीं होगा वो। फिर आता है सेक्शन 6 था
साधारण स्पष्टीकरण जो कि चैप्टर 2 शुरू हो जाता है, लेकिन बीएनएस में चैप्टर 1 में ही सब कुछ कंक्लूड है। यानी चैप्टर 2 आईपीसी का अगर हम लोग देख रहे हैं, सेक्शन 6 से शुरू हो रहा है। संहिता में की परिभाषाओं का अपवादों के अधीन समझा जाना। इसमें जो इस आईपीसी में जो परिभाषाएं दी गई हैं, वो अपवाद जो दिए गए हैं, अपवादों को इसी के अंदर में माना जाएगा। अब इस संहिता में सर्वत्र अपराध की हर परिभाषा, हर दंडवाद उपबंध और हर ऐसी परिभाषा या दंड उपबंध दृष्टांत साधारण अपवाद शीर्षक वाले अध्याय, मतलब साधारण अपवाद वगैरह जो दिए गए हैं, शीर्षक दिए गए हैं, अंतर्विष्ट अपवादों के अधीन समझा जाएगा, चाहे वह अपवादों को ऐसी परिभाषा, दंड उपबंध या दृष्टांत में दोहराया न गया हो। अब मामला ये आता है कि जो अपवाद हम लोग पढ़ते हैं 76 से लेके 106, जो 7 साल से कम कम उम्र वाले बच्चों द्वारा किया गया अपराध जो है, अपवाद स्वरूप जो है, उनको वो दंड नहीं दिया जाता है, उसको अपराध नहीं माना जाता। इस तरीके का तो 7 साल तक के बच्चा अगर कोई क्राइम करता है तो उसको अपराध नहीं माना जाएगा, वो अपवाद में माना गया है। जज वगैरह जो कोर्ट में अपने काम करते हैं, पनिशमेंट देते हैं, तो उनको अपवाद की श्रेणी में रखा गया है। तो वो इसी आईपीसी संहिता में की गई परिभाषाओं का अपवादों का अधीन, मतलब वो अपवादों के अधीन ही परिभाषाएं रहेंगी, ये जो इसका मतलब था। एक बार स्पष्टीकरण, अगला सेक्शन 7 जो है, एक बार स्पष्टीकृत पद का भाव। अब इसमें जो है हर पद जिसका स्पष्टीकरण इस संहिता के किसी भाग में किया गया है, इस संहिता के हर भाग में उस स्पष्टीकरण के अनुरूप ही प्रयोग किया जाए। अब इसमें है सेंस ऑफ द एक्सप्रेशन वंस एक्सप्लेन, एक बार जो स्पष्ट कर दिया गया है, एक्सप्लेन कर दिया गया है, उसको जो है इस संहिता के हर भाग में, जैसे कोई फैक्ट का बता दिया गया है तो पूरी आईपीसी में वही चीज़ समझी जाएगी। इसके बाद आता है जेंडर, पुलिंग। पुलिंग का मतलब ये है कि उसमें जो है नर नारी, मेल फीमेल दोनों लागू होंगे। वचन में जहाँ अगर आता है एक वचन है, बहुवचन की बात आती है, नंबर की बात आएगी। कोई प्रतिकूल प्रभाव, तत् प्रतिकूल इसमें दिया हुआ है, जब तक कि संदर्भ से तत् प्रतिकूल प्रतीत न हो, एक वचन द्योतर शब्दों को के अंतर्गत बहुवचन आता है। अगर कहीं स्पष्टीकरण दिया गया हो तो एक वचन का मतलब बहुवचन भी माना जाएगा, बहुवचन को एक वचन भी इसमें दिया हुआ है। बहुवचन द्योतर शब्दों के अंतर्गत एक वचन आता है, मतलब नंबर संख्या की बात है। यहाँ मनुष्य लिख दिया गया, एक मनुष्य भी हो सकता है, बहुत से मनुष्य हो सकते हैं। यहाँ केवल बच्चा लिख दिया गया है, एक बच्चा, बहुत बच्चा हो सकता है। इसी तरीके से आगे दिया है सेक्शन 10 में स्त्री और पुरुष, तो जहाँ पर द्योतक दिया, इसमें दिया हुआ है स्त्री पुरुष शब्द किसी भी आयु के मानव नर से, मतलब ये है कि अगर मेल है तो बच्चा हो चाहे पुरुष हो उसको माना जाएगा। स्त्री का मतलब है बच्ची है या महिला है तो भी माना। व्यक्ति फिर आता है सेक्शन 11, अगर व्यक्ति में आता है कोई पुरुष है, महिला है, कंपनी भी आएगी इसमें, व्यक्ति में, पर्सन में, कंपनी को भी हम लोग जो है पार्टी बनाते हैं क्राइम में या क्रिमिनल में या सिविल में, वो भी पार्टी बनती है, लेकिन उसके हेड जो है को तलब किया जाता है। इस तरीके से लोक आता है। पब्लिक में क्या है, लोक सेक्शन 12 में लोक का कोई भी वर्ग, कोई समुदाय लोक शब्द के अंतर्गत आता है। पब्लिक का मतलब है जहाँ कई लोग मिल करके समूह मिल करके कोई काम करते हों, जहाँ पब्लिक वर्ग होता हो, उस तरीके से ये शब्द लोक कहा गया, पब्लिक कहा गया। क्वीन है, पहले आया था क्वीन, जो कि डिलीट कर दिया गया था, ब्रिटिश के ज़माने का था। सरकार का सेवक का मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉई से है। फिर सेक्शन 15 आता था, ब्रिटिश इंडिया की परिभाषा, ये भी डिलीट कर दिया गया था। फिर गवर्नमेंट सेक्शन 16 था, इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की परिभाषा, ये भी डिलीट हो गया, क्योंकि इसमें बीएनएस में इसी तरीके से सेक्शन हटते गए तो यहाँ पर सेक्शन कम हुआ। सरकार आया 17, सेक्शन 17 में सरकार है, जो गवर्नमेंट हो, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार, जैसा कि हम लोग जानते हैं। संगठित एक सरकार जो बनती है, उत्तर प्रदेश सरकार राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो। भारत का मतलब है
जम्मू कश्मीर को छोड़ के था, लेकिन अब जो है भारत संघ को जम्मू कश्मीर के साथ माना गया है। न्यायाधीश है, न्यायाधीश शब्द से केवल हर ऐसे व्यक्ति का द्योतक है जो पद रूप में न्यायाधीश आयोजित हो। मतलब कि जो एक कोर्ट का किसी भी मैटर को सुनने के लिए, जस्टिस करने के लिए जो भी पीठासीन अधिकारी हो, इसमें सिविल भी आएंगे, दांडिक भी आएंगे। कोई भी कोर्ट की कार्रवाई करने वाला, कार्य का संचालन करने वाला न्यायाधीश जो पीठासीन अधिकारी होगा वो न्यायाधीश होगा। न्यायालय में भी वही बात है, सिविल कोर्ट हो, क्रिमिनल कोर्ट हो, कोई भी कोर्ट हो, न्यायालय उसको कहा। न्यायालय शब्द दिया है उस न्यायाधीश का जिसे अकेले ही को न्यायिकतः कार्य करने के लिए विधि द्वारा सशक्त, मतलब पावर दिया गया हो उसको, उस कोर्ट कंस्टिट्यूट की गई हो सरकार द्वारा, उसको पावर मिला हो, जैसे न्यायाधीश को पावर मिला हो जस्टिस करने के लिए, उसे न्यायालय का निर्माण होता है और उसको जो है कानूनन जो है मान्यता दी गई हो। लोक सेवक का मतलब पब्लिक सर्वेंट है, जैसा कि हम लोग जानते हैं। किसी भी एक्ट से गवर्न होगा, गवर्नमेंट एम्प्लाई होगा तो वो गवर्नमेंट के अंदर होगा, अंदर अपना काम करेगा। जंगम संपत्ति आता है सेक्शन 22 से। देखिए, जंगम संपत्ति का मतलब जो ज़मीन से जुड़ी हो, इसको अलग न किया जा सके। इमूवेबल प्रॉपर्टी है, नहीं सॉरी, मूवेबल प्रॉपर्टी है। जंगम संपत्ति जो है इसमें मूवेबल प्रॉपर्टी कहा जाता है। शब्दों से आश्रित है, जिसके अंतर्गत भांति भांति की मूर्त संपत्ति आती है, किंतु भूमि व चीज़ें जो भूबद्ध हों, जकड़ी हों, उसमें नहीं आएंगी। इमूवेबल जो होगी वो इसमें नहीं आएगी, मूवेबल आएगी, जिसको उठा करके हम ले जा सकते हैं। जंगम संपत्ति वो है, मूवेबल है। सदोष अभिलाभ है, रांगफुल गेन है। यहाँ पर ये पता हो, सदोष अभिलाभ का मतलब है कि विधि विरुद्ध साधनों द्वारा ऐसी संपत्ति का अभिलाभ, इसका वैध रूप से हकदार वाला व्यक्ति न हो, जिसको पता हो कि हमको पावर नहीं है रखने का, बावजूद इसके इलीगल ढंग से उसको जो है अपने कब्जे में ले ले और उसका लाभ उठावे, तो उसको सदोष अभिलाभ कहा जाएगा। रांगफुल गेन है, रांगफुल गेन है, रांगफुल लॉस है। अगर किसी की प्रॉपर्टी को कब्जा कर लिया गया, उसको नुकसान हो रहा है, तो उसको रांगफुल लॉस में आएगा। सेक्शन 23 में ही ये बताया गया है। फिर आता है 24 सेक्शन आता है बेईमानी, डिसऑनेस्टी, जो कि हम लोग उधर जो है आईपीसी में आगे इसमें पनिशमेंट दिया गया है। बेईमानी, जो कोई इस आशय से कोई कार्य करता है कि एक व्यक्ति को सदोष अभिलाभ कारित करे या अन्य व्यक्ति को सदोष हानि कारित करे। बेईमानी का मतलब यह है कि जो फैक्ट को छिपा करके किसी बात को किसी के सामने प्रपोजल करे और जिससे हानि या लाभ हो, तो उसे बेईमानी कहा गया है। कपटपूर्वक आ गया है, फ्रॉडेंटली है। इसमें कोई व्यक्ति किसी बात को कपटपूर्वक करता है, यह कहा जाता है कि यदि वह उस बात को कपट करने की आशय से करता है, मतलब किसी भी फैक्ट को छिपाना, सत्य को छिपा करके किसी से झूठ प्रस्ताव रखना, बताना, ये कपटपूर्ण है। 25 में आया। 26 का सेक्शन इसका विश्वास करने का कारण, रीजन टू बिलीव। कोई व्यक्ति किसी बात की विश्वास करने का कारण रखता है, तब यह कहा जाता है कि जब यह उस बात की विश्वास करने का पर्याप्त हेतु रखता है अथवा नहीं। किसी भी फैक्ट को जानने वाले, विश्वास करने का कारण का मतलब ये है कोई व्यक्ति कि यह अगला आदमी यह जानता है कि यह आदमी को फैक्ट पता है, उस पर विश्वास किया जा सकता है, तब वो विश्वास करके ही आगे अपना कोई भी काम करता है। तो विश्वास करने का रीजन, हेतु जो है, रीजन टू बिलीव, यही है कि उस व्यक्ति को नॉलेज है और विश्वास करने का कारण है। तो विश्वास करने के कारण एक बार बताया है। पत्नी है, फिर आया सेक्शन 27 में, पत्नी है, लिपिक है, सेवक के कब्जे में। अगर पति पत्नी का है, किसी का अधिकारी का लिपिक है, सेवक है, अगर वो कोई चीज़ जो है मान लिया संपत्ति रखता है, तो जो मेन मालिक होगा ये माना जाएगा कि वो जानबूझ करके रखा था। तो इसमें पत्नी और सेवक और लिपिक सारे जो इतने भी होंगे, ये माने जाएंगे कि उसके अधीन है, उसके अधीन में है, और ये माना जाएगा कि मेन जो मालिक है वो उसकी जानकारी में रहा।
कूटकरण आ गया है, काउंटरफीट है। जो व्यक्ति एक चीज़ को दूसरी चीज़ के सदृश इस आशय से करता है कि वह उस सदृश्य में प्रवंचना करे, या यह संभाव्य जानते हुए करता है कि एतद् द्वारा प्रवंचना की जाएगी, मतलब कि जो चीज़ है सही बात को न बता करके झूठ की बात बता करके प्रवंचना करना, अब फैक्ट को छिपा करके किसी दूसरे बात को बताना, जो वास्तव है वास्तविक चीज़ है उसको न बताना, ये कूटकरण की श्रेणी में आएगा। दस्तावेज का मतलब है डॉक्यूमेंट आएगा। इसमें कोई भी दस्तावेज हो, सरकारी हो, प्राइवेट हो, सारे दस्तावेज सेक्शन 29 है। इस तरीके से बढ़ते क्रम में 29 क है इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, जो कि बाद में IT एक्ट से गवर्न हुआ, जिसमें ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह है, लेटर लेखन वगैरह है, टाइपिंग है, ये सब माना गया है। मूल्यवान प्रतिभूति आई है। मूल्यवान प्रतिभूति में है जो कि दस्तावेज है, इसमें कि कोई विधिक अधिकार सृजित हो, जैसे बैनामा है, एग्रीमेंट है, उसमें आपका राइट निहित हो, तो वो मूल्यवान प्रतिभूति में वैसे पेपर आएंगे। बिल, बिल का मतलब है वसीयत दस्तावेज वगैरह, जैसे है विल है, शब्द किसी भी वसीयती दस्तावेज का द्योतक है। इच्छा पत्र है। फिर सेक्शन 32 आता है, कार्यों का निर्देश करने वाले शब्दों के अंतर्गत अवैध लोप आता है। जब तक कि संदर्भ के प्रतिकूल आशय प्रस्तुत न हो, मतलब अपोजिट अगेंस्ट न मालूम पड़ रहा हो इंटेंशन, तो इस संहिता के हर भाग में किए गए कार्यों का निर्देश करने वाले शब्दों का विस्तार अवैध लोपों पर ही होगा। इसमें दिया है वर्ड रिफरिंग टू एक्ट इंक्लूड इलीगल ओमिशन in every part of this code except where the contrary intention, जहाँ पर अपोजिट इंटेंशन ना हो, ऐसा प्रतीत ना होता हो, फ्रॉम द कंटेक्स्ट संदर्भ से, वर्ड्स विच रिफर्स टू एक्ट डन एक्सटेंड टू इलीगल ओमिशन, जैसे कि उसमें अगर कोई चीज़ ओमिशन कर दी गई हो, छोड़ दी गई हो, उसको भी इलीगल माना जाएगा। और जहाँ पर यह है कि जब तक उसका कोई अपोजिट इफेक्ट न पड़े, तब तक उसको ये नहीं कह सकते कि आप जो है कि वो गलत है। इतना ही है। कार्यों का निर्देश करने वाले शब्दों के अंतर्गत अवैध लोप आता है। फिर कार्य है, वर्ग जो है, किसी कार्यावली का द्योतक उसी प्रकार है जिस प्रकार से कार्य का लोप, मतलब कार्य करना या कार्य न करना। न करना का मतलब लोप हो गया, कार्य करना वर्ग हो गया। जिसकी जो ड्यूटी है वो मिला हुआ है, अगर करता है तो कार्य करना कार्य हो गया, नहीं करता है तो कार्य का लोप हो गया। अब आगे इम्पोर्टेंट में आता है सेक्शन 34 से शुरू होता है, सामान्य आशय को अग्रसर करने में कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य। ये कॉमन इंटेंशन वाला है, जिसमें कि हम लोग देखते हैं 302 वगैरह के साथ 34 लग जाती है क्राइम में, FIR वगैरह में लगा होता है, वो यही चीज़ है। कई लोगों द्वारा मिलकर के एक अपराध किया जाता है, तो सभी लोगों को ये माना जाता है कि सभी लोग बराबर के दोषी हैं। सेक्शन 34 ये बताता है। इसके बाद आता है सेक्शन 35, जबकि ऐसा कार्य इस कारण आपराधिक है कि वह आपराधिक ज्ञान या आशय से किया गया। कई लोग कर रहे हों, जब कोई कार्य जो आपराधिक ज्ञान आशय से, अगर आपको पता है कि यह काम इलीगल है, आप जानबूझ के करते हैं, तो आपराधिक ज्ञान और आशय से किया जाता है, तो वह कार्य एक अपराध की श्रेणी में आएगा। जैसे कानून को जानकार होने के बावजूद भी आप अगर करते हैं, गलत है, इलीगल करते हैं, तो वो अपराध माना जाएगा। नहीं पता है तो एक बार पार्डन मिल जाएगी। अंशतः कार्य द्वारा, अंशतः लोप द्वारा का परिणाम, अगर कोई पार्ट में भी अगर कुछ किया जाता है तो भी अगर रिजल्ट उसका आता है तो क्राइम माना जाएगा। ये 36 है। 37 में आता है, किसी अपराध को गठित करने वाले कई कार्यों में से किसी, जैसे कई कार्य मिल रहा हो, कोई सामान ला रहा हो, कोई गेट पर खड़ा हो, चौकीदारी कर रहा हो, कोई अपराध कर रहा हो, कई के तरीके से, एक अगर लूट में भी कई काम हो, उसमें से कई कामों में से एक काम भी किया जाता है, सहयोग करता है, तो ये माना जाएगा कि उसमें जो है वो अपराध किया है। तो इस तरीके से ये बताया। 38 आता है, आपराधिक कार्य में संपृक्त व्यक्ति विभिन्न कार्यों के लिए दोषी।
अगर कोई आपराधिक कृत्य किया गया है, उसमें से अलग अलग अपराध हैं, विभिन्न अपराध किए गए हों, उसमें से इसमें दिया है कि जहाँ के कई व्यक्ति किसी आपराधिक कार्य, कई लोग मिल कर के आपराधिक कार्य कर रहे हों और अलग अलग उसमें काम किए जा रहे हों, तो सभी को भिन्न भिन्न अपराधों इसमें दिया हुआ है कि वहाँ वे उस कार्य के आधार पर विभिन्न अपराधों के दोषी हो सकेंगे, कई अपराधों के लिए भी दंडित किया जा सकेगा। इसके बाद 39 आता है स्वेच्छा वॉलंटरी है। स्वेच्छा का मतलब है जानबूझ करके कोई क्राइम करना, अपराध करना, जानबूझ के अगर न जाने में हो जाता है तो वॉलंटरी वही शब्द को डिफाइन करता है। क्राइम है, क्राइम का मतलब जो हम लोगों को डेफिनेशन में कहीं कहीं दिया हुआ है, अपराध क्या है। उसके बाद है फिर विशेष विधि है, 41 में दिया है जो स्पेशल एक्ट बने हैं। स्थानीय विधि है जो राज्य द्वारा बनाई जाती है, स्थानीय विधि है। 43 में अवैध है, मतलब जो कानून के खिलाफ है, ये सब डेफिनेशन दिया हुआ है। क्षति है जिसको लॉस हो जाता है। जीवन का मतलब है आदमी का लाइफ से मतलब है, जीवन का द्योतक है। तो मृत्यु है, डेथ हो गई। जीव जंतु जिसे पूरे जीव इनवर्स में जीव जंतु शब्द मानव से भिन्न है, मतलब जीव जंतु मानव उसमें नहीं रहेगा, ये सब डिफाइन किया है। जलयान में है, समुद्र वगैरह में है, जो चलने वाले यान हैं उनको बताया गया है। वर्ष मास कैसे होते हैं, वर्ष पूरे वर्ष को है, मास क्या है, जो कि हमारा ब्रिटिश का कैलेंडर दिया गया है, उसी के अकॉर्डिंग जो वर्ष मास बताया गया है वो उसी से दिन गणना होगी। धारा क्या है, धारा सेक्शन 50 में बताया गया है कि इस संहिता के किसी अध्याय के उन भागों में से किसी एक का द्योतक जो सिरे पर लगे संख्यांक, मतलब जो शुरुआत होती है, जो संख्या नंबर बताता है, वही धारा के बारे में बताया है। शपथ है, शपथ का मतलब है कि जो आन ओथ जो है, शपथ ग्रहण करके कोई पेपर तैयार करता है या कोर्ट में बयान देता है, तो शपथ के बाद फिर आता है सद्भाव पूर्वक। सेक्शन 52 है, गुड फेथ में अगर आप कोई काम करते हैं, सद्भाव पूर्वक की गई या विश्वास की गई नहीं की जाती, तो सम्यक सदरता और ध्यान के बिना की गई या विश्वास की गई, मतलब गुड फेथ में अगर आप अपना कार्य कर रहे हैं तो उस पर यह भरोसा किया जाएगा और उससे जो है पनिशमेंट कैटेगरी में नहीं माना जाएगा। सद्भाव पूर्वक वही है। और संश्रय जो आ गया, एक जो है 52 का जोड़ दिया लास्ट में कि अगर जो है यहाँ पर हार्बर है, संश्रय का मतलब है कि संश्रित व्यक्ति की पत्नी या पति द्वारा दिया गया संश्रय शब्द के अंतर्गत किसी व्यक्ति को आश्रय, भोजन, पेय, धन, मतलब जिसके अधीन कोई रह रहा हो वैसा व्यक्ति। संश्रय का मतलब शेल्टर देने से मतलब है, तो देता है तो साधनों से, चाहे वे किसी प्रकार के हों या नहीं, जिस प्रकार के धारा में, मतलब यह है कि संश्रय शब्द को डिफाइन किया है जिसके अंदर में जिसके निर्भर माना जाए, डिपेंडेंट हो, वो संशय है। इस तरीके से कुछ डेफिनेशन दिया गया था जो कि इसमें कुछ काटा भी गया है बिजनेस में, तो हमने इसको अध्ययन करने का प्रयास किया है। पुनः मैं किसी अन्य टॉपिक पर आपके बीच उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।